साल 1258 एडी अब्बासिद खिलाफत के आखिरी खलीफा अल मुस्तसिम जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने खड़े हैं मंगोल सम्राट चंगेज खान के पोते हलाकू खां। एक सप्ताह तक भूखे रहने के बाद खलीफा को बाहर लाया जाता है। उसके सामने एक तश्तरी रखी जाती है जो कि हीरे और मोतियों से भरी होती है। हलाकू खलीफा को खाने का आदेश देता है। खलीफा जवाब देता है कि हीरों को खाया नहीं जा सकता। हलाकू कहता है, तो आपने उन्हें क्यों रखा? अगर मैं होता तो उनसे अपने लिए और सेना रख सकता था और तलवारें प्राप्त कर ली होती और भी अच्छी सुरक्षा बनाता जो कोई कभी इस नदी को पार नहीं कर पाता। खलीफा जवाब देता है, यह अल्लाह की इच्छा थी। हलाकू कहता है, तो ठीक है, अब जो तुम्हारे साथ होगा वह भी अल्लाह की इच्छा होगी। यह कहने के बाद हलाकू खलीफा को मोटे कपड़े में लपेटने का आदेश देता है। खलीफा को लिटा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर से घोड़े दौड़ाकर खलीफा को मरवा दिया जाता है और इसी के साथ ही लगभग 500 साल पुराने अब्बासिद साम्राज्य का अंत हो जाता है। बस इतना ही नहीं, यह अंत था इस्लाम के एक स्वर्णिम युग का। यह विनाश था उस शहर का जो एक समय ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता था। यह सब क्यों और कैसे हुआ, यही जानेंगे आज हम कीपिंग जिज्ञासु के इस एपिसोड में। अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिम का दरबार लगा हुआ होता है। दरबार में 2 मंगोल दूत पहुंचते हैं। दूत चंगेज खान के समय से लेकर आज तक की दुनिया में मंगोल सेना के कारनामों का संदेश लेकर आए थे। वो खलीफा को कहते हैं, हलाकू खां का कहना है कि आपने शायद सुना होगा कि हमने दुनिया भर में क्या किया है। अपने किलों को मजबूत करना या जंग के लिए तैयार होना, यह एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मंगोल सेना के आगे झुककर समर्पण कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे शहर में एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर खलीफा उसे जवाब देते हैं, नौजवान, चंद रोज की जीत हासिल करके तू अमर होने का ख्वाब देख रहा है। क्या तुझे लगता है तेरा हुक्म ही सब कुछ है? आधे 1000 सालों से पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज बगदाद पर राज कर रहे हैं। यहाँ की दीवारें ऊंची और मजबूत हैं। इस महल की नींव बहुत मजबूत है और क़यामत तक चलेगी। सुंदर मस्जिदें और मीनारों से प्रार्थना के जरिए यहाँ अल्लाह को पुकारा जाता है। ज्ञानी लोग तारों का अध्ययन करते हैं और स्वतंत्र रूप से गणित और तत्व विज्ञान पर चर्चा करते हैं। यहाँ अरबी में संरक्षित प्लेटो और अरस्तु के प्राचीन ज्ञान को पढ़ा जाता है जिन्हें अब्बासियों का समर्थन प्राप्त था। दरअसल इस्लामी दुनिया ने उस समय तक विज्ञान और चिकित्सा में काफ़ी तरक्की कर ली थी। वे जटिल मशीनों और पानी से चलने वाली घड़ियाँ बनाते थे। सुन्नी मुसलमानों के अलावा यहाँ शिया मुसलमान, ईसाई और यहूदी भी रहते थे। अब इन सब की किस्मत एक ऐसे राजा के हाथों में थी जिसे कमज़ोर समझा जाता था। यह खलीफा राजकाज या युद्ध करने के बजाय सुखभोग और खजाना जमा करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। वह खुद की बजाय अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व करता था। उसने हलाकू खान को बताया कि किन किन बादशाहों ने बगदाद में अब्बासी खिलाफत पर हमला किया और उनका परिणाम क्या हुआ। हलाकू जवाब देता है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह शेर के जबड़े में गिरा दूंगा। मेरा ईसाई मंगोल सेनापति कितबुका इस बात का ध्यान रखता है कि जो शहर और लोग आत्मसमर्पण करने में संकोच करते हैं उन्हें धुएं और राख में बदल दिया जाए। आगे बढ़ते समय हलाकू को खलीफा से एक संदेश मिलता है। अगर मंगोल वापस चले जाएं तो खलीफा उन्हें भारी रकम देने का वादा करता है। हलाकू कहता है, इतना रास्ता तय करने के बाद क्या हम खलीफा को देखे बिना ही वापस जा सकते हैं? हलाकू के कुछ लोग खलीफा के आदमियों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और वापसी का सुझाव देते हैं। हलाकू हंसता है और कहता है, मुझे खलीफा और उसके सैनिकों से क्या डरना है। हालांकि खलीफा के कुछ बहादुर सैनिक बगदाद से युद्ध के लिए निकलते हैं। कुछ ही मील की दूरी पर उन्हें मंगोलों का एक दस्ता मिलता है। मंगोल भाग जाते हैं और अब्बासिद सैनिक जीत का जश्न मनाने लगते हैं। वे कुछ हमलावरों को मार गिराते हैं और उनके सिरों को जीत की निशानी के रूप में रख लेते हैं। लेकिन शायद वो यह बात जानते नहीं थे कि यह पीछे हटना सिर्फ एक चाल है। असल में मंगोल सैनिक पीछे हटकर अब्बासिद सैनिकों को अपने पीछे आने के लिए फंसाना चाहते हैं। मंगोल नदियों के बांध तोड़ देते हैं
और जो सैनिक उनका पीछा कर रहे होते हैं उनके पीछे के मैदानों में बाढ़ ला देते हैं। अब मंगोल सैनिक अब्बासिद सैनिकों का पीछा करते हैं, उन्हें तीरों से मार गिराते हैं और बाकी सैनिकों को पानी में डूबने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब खलीफा की एक आवाज़ पर सुन्नी इस्लाम की सभी दूर की सेनाएं शहर की मदद के लिए आ जाती थी, लेकिन अब उनके पास इतना दबदबा नहीं रहा था। इधर 1 लाख से ज़्यादा मंगोल अब हर तरफ से शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके चलने की आवाज़ और उनकी भयानक चीखें खलीफा के घर के सामने जवार की तरह बढ़ती हैं। बाहर निकलने के रास्ते बंद हैं। हुलाकू खान किसी को भी बख्शने के इरादे में नहीं है। बगदाद की दीवारों को अब उसका प्रकोप सहना ही होगा। साल 1258 जनवरी महीने की 29 तारीख, यह वो दिन था जब तूफान बगदाद की दीवारों से आ टकराता है। बड़े बड़े पत्थर दिन रात दीवारों और सड़कों पर गिरते हैं। लोग विलाप करते हैं और अपनी भयानक नीति की आवाज़ सुनकर इधर उधर भागते हैं। घबराया हुआ खलीफा देर से ही सही बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हलाकू खान उसे मना कर देता है। हजारों की संख्या में मंगोल ऊंची दीवारों को पार कर जाते हैं। वह दीवारों पर बने मोर्चों पर चढ़ जाते हैं और वहां सभी सैनिकों को मार डालते हैं। कुछ लोगों की भीड़ नावों पर चढ़ जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि मंगोलों ने नदी पर पुल बना लिए हैं। मंगोल जहाज़ों पर पत्थर और आग लगाने वाले प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं और 3 जहाज़ों को पकड़कर उनमें सवार सभी लोगों को मार डालते हैं। खलीफा का सेनापति शहर वापस लौट आता है और खलीफा उसे हुलागू के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए भेजता है। थके हुए सैनिक भी उसका पीछा करते हैं। हजारों योद्धा अपने हथियार फेंक देते हैं और कुछ नागरिक भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। मंगोल उन्हें अलग अलग करते हैं, शहर से बाहर ले जाते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। सेनापति और 2 अन्य अधिकारियों के सिर मोसूल के गवर्नर को भेज दिए जाते हैं। बिना सेना वाला राजा अल मुस्तअसिम अंततः आत्मसमर्पण कर देता है। हुलागू इस समय अजीब व्यवहार करता है। वो गुस्सा नहीं दिखाता, बल्कि खलीफा के स्वास्थ्य के बारे में दयालुता और खुशी से पूछता है। इसके बाद वह खलीफा से कहता है कि शहर के लोगों को अपने हथियार फेंकने और बाहर आने के लिए कहो, ताकि हम गिनती कर सकें। इसका मतलब है कि उन्हें बंदी बना लिया गया है। हजारों की संख्या में बगदाद के लोग मंगोलों के सामने आते हैं। मंगोल परिवारों, माताओं और बच्चों, बूढ़ों और जवानों को अलग अलग कर देते हैं। कुछ को दास और कारीगर के रूप में बख्श दिया जाता है, बाकी को मार दिया जाता है। सिरों और शवों के ढेर पूरे मैदान में फैल जाते हैं। फिर शहर की लंबी लूटपाट और नरसंहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। आम लोगों के विरोध को कम करने के लिए हुलाकू ने आबादी के कुछ वर्गों को छोड़ने का वादा किया था, जिनमें अल्पसंख्यक ईसाई और सिया मुस्लिम शामिल थे। वह अपने वादे पर कायम रहता है और बाकी सभी को मारने के लिए मंगोल सेना को खुला छोड़ देता है। उसका दल राजमहल जाता है और वह खलीफा को आदेश देता है कि वह उसे भोजन परोसे। हुलागू कहता है, तुम मेजबान हो और हम मेहमान हैं। जो कुछ भी आपके पास हमारे लिए उपयुक्त है वह ले आओ। खलीफा कांपते हुए अपने खजाने खोलता है। सोने, हीरे और जवाहरात का भंडार जो 5 सदियों से जमा किया गया था, सब कुछ मंगोल ले जाते हैं। यहाँ तक कि मृतक भी उनके क्रोध से नहीं बच पाते। मंगोल शाही कब्रों को खोलते हैं, पुराने खलीफाओं की हड्डियों को बाहर निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। भव्य मस्जिदें और महल आग की लपटों में समा जाते हैं। ज्ञान के घर यानी लाइब्रेरीज जले हुए खंडहरों में बदल जाते हैं। लाशें नदियों को भर देती हैं और सड़ी हुई हवा में बीमारियां फैल जाती हैं। सड़कों और बाजारों में लाशों के ढेर लग जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मृतकों की संख्या 8 लाख से 20 लाख के बीच रही होगी। 20 फरवरी 1258 की सुबह हुलागू खलीफा और उसके अनुयायियों को बुलाता है। बगदाद के खलीफा को एक कालीन में लपेटकर घोड़ों से रौंदकर मार दिया जाता है। मंगोलों ने खलीफा के लगभग पूरे परिवार और अनुयायियों को मार दिया और इसी के साथ ही पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकार की कड़ी भी टूट गई। यह एक ऐसा जख्म था जिसे इस्लामी दुनिया आज तक नहीं भुला पाई। चंगेज खान के वंशजों द्वारा इस्लाम का स्वर्णिम युग बर्बाद कर दिया जाता है। अगले 2 वर्षों में
मंगोल सीरिया में अपने विजय अभियान जारी रखते हैं, लेकिन मिस्र में एक महान इस्लामी शक्ति खड़ी है। हुलागू खान दूतों को ममलूकों के पास आत्मसमर्पण की मांग करने के लिए भेजता है, लेकिन वो मंगोल दूत कभी वापस नहीं लौटते। उनके साथ मिस्र में ऐसा क्या हुआ और क्या हुआ जब दो बड़ी शक्तियां आपस में टकराई, जल्दी जानेंगे एक और एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए कीपिंग जिज्ञासु।